ये सेकंड केस कुछ इस तरीके का था। Assume that this block is displaced by a distance y by applying a force F naught on the block. अब इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, तो इसके अंदर टेंशन भी F naught ही होगा, इसके अंदर भी टेंशन F naught ही रहेगा हर जगह। एवरीवेयर टेंशन इज F naught, F naught, यहाँ पे भी टेंशन F naught, हियर ऑल्सो टेंशन इज F naught। सब जगह टेंशन यहाँ से लेके यहाँ तक हर जगह टेंशन F naught ही रहेगा, यहाँ पे भी टेंशन F naught ही रहेगा, स्प्रिंग के अंदर भी, स्ट्रिंग के अंदर भी। ड्यू टू y डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने y माना, तो दोनों स्प्रिंग में कुछ कुछ इलोंगेशन होगा। इस स्प्रिंग, इसकी वजह से इस पुली का डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं y1, क्योंकि पुली के सेंटर से ये स्प्रिंग जुड़ा है, इसलिए इस स्प्रिंग में भी इलोंगेशन होगा y1। तो स्प्रिंग जो है फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में पुली के ऊपर 4k इंटू y1। ये जो 4k y1 है वही स्प्रिंग का फोर्स है, स्प्रिंग के अंदर टेंशन। इस स्प्रिंग में इलोंगेशन मान लेते हैं y2, ये स्प्रिंग y2 से इलोंगेट हुआ ऐसा मान। तो जैसा पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, इसमें भी वैसा ही मान रहे हैं कि y1 एंड y2, अगर इस स्प्रिंग में इलोंगेशन y1 हुआ है तो ये ब्लॉक, सॉरी, इस स्प्रिंग में इलोंगेशन अगर y2 हुआ है यहाँ, तो इधर से ये स्ट्रिंग लूज होकर y2 ये नीचे जाएगा। अगर ये पुली y1 से नीचे गया है तो ये ब्लॉक 2y1 से नीचे जाएगा। अच्छा, इस स्प्रिंग में जो टेंशन होगा सेकंड वाले स्प्रिंग में, इस स्प्रिंग में इसके अंदर जो टेंशन होगा दैट इज 8k इंटू y2। अब जो है एक्सप्रेशन यहाँ लिखते हैं कि y का वैल्यू कितना होगा, y शुड बी इक्वल टू 2y1 प्लस, ये पुली y1 नीचे जाती है तो इस साइड और इस साइड दोनों साइड y1 लूज होता है, इसलिए 2y1। इस स्प्रिंग में अगर y2 का इलोंगेशन होता है तो यहाँ से ये स्ट्रिंग नीचे की तरफ और y2 जाता है, तो प्लस y2। हम लोग का प्रोसेस यही था कि पहले फोर्स लगा के ब्लॉक को डिस्प्लेस करिए और दोनों स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स निकाल लीजिए, उसके बाद y1 y2 को फोर्स में बदल दीजिए। कैसे चेंज करते हैं, इस पुली के ऊपर का फोर्स देखते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स है 4k y1 और डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2f0, तो यहाँ से इक्वेशन बना लेंगे 2f0 इक्वल्स 4k y1। और इस पुली के अंदर देखें तो जो f0 है वही स्प्रिंग का फोर्स है यहाँ से यहाँ तक। सेकेंड इक्वेशन है कि f0 इज इक्वल टू 8k y2, यहाँ से y1 और y2 का वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देंगे, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन वी कैन राइट y इक्वल्स 2y1, यहाँ से देखिए 4k y1, हम लोग को चाहिए 2y1, तो 2y1 हो जाएगा f0 अपॉन 2k, f0 अपॉन 2 प्लस y2 चाहिए, देखिए फिर यहाँ y2 का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, y2 इज f0 बाई 8k, f0 बाई 8k, ये हो गया f0 बाई 2k इज कॉमन, यहाँ आ गया 1 प्लस 1 बाई 4, 1 प्लस 1 बाई 4।
एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर ले। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 2 नहीं है, अभी सही है। देखिए एफ नॉट बाई के आएगा, दिस इज एफ नॉट बाई के। यहाँ पे भी ये 2 हट जाएगा, एफ नॉट बाई के इज कॉमन, और ये 4 भी हट जाएगा। क्या आएगा अल्टीमेटली? देखिए एफ नॉट बाई के इज कॉमन, तो यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 1 प्लस 1/8, सो इट इज 9/8 एफ नॉट बाई के, 9/8 एफ नॉट बाई के। So now expression is f naught upon y. This is k equivalent. इसकी वैल्यू हो गई f naught by k y, f naught by y हो गया 8k/9। एक बार सभी लोग ध्यान दीजिए, किसी को डाउट है अगर बताइए। So based on this, time period will be 2 pi under root m by k equivalent. K equivalent is 8k/9. This is the answer. फिजिकल, और इसी को कंपाउंड पेंडुलम भी बोलते हैं। फिजिकल पेंडुलम, और we also call it compound. Sorry. फिजिकल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम, इसको, इसका मतलब हुआ कि कोई भी रिजिड बॉडी जो ऑसिलेट कर सकता हो अबाउट द गिवन एक्सिस, a rigid body which can oscillate, freely and perform SHM about a horizontal axis, passing through it, about horizontal axis passing through a point in the body. Passing through a point in the body. Is called a physical pendulum. Physical pendulum. जैसा मैंने आपको बताया कि बेस्ट एग्जांपल इज फोटो फ्रेम। एक कील अगर निकल गया तो दूसरे कील के अबाउट वो ऐसे चेंज करता रहता है काफी देर तक। ऐसे पेंडुलम को हम लोग फिजिकल पेंडुलम कहते हैं। तो इसका जो कैलकुलेशन है वो समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, मान लीजिए ये एक आर्बिट्ररी शेप का बॉडी है ऐसा, और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसके अबाउट इसको सस्पेंड किया गया है। इस पॉइंट को हम लोग O कह लेते हैं। पॉइंट O इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये बॉडी इक्विलिब्रियम, दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, और ये लाइन है जो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होगा।
point O is point of suspension. Point of suspension. ये वर्टिकल लाइन जो है, बॉडी जब इक्विलिब्रियम में है तो वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ किया जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पास हो रहा है। किसी बॉडी में एक सेंटर ऑफ मास होगा जहाँ के सारा मास बॉडी का हम लोग कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। इस पॉइंट को मान लेते हैं यहाँ पे COM, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। इसको मान ले रहे हैं O डैश मान ले रहे हैं इस पॉइंट को, या C मान ले रहे हैं, इसको C मान लेते हैं। C रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। अब अगर बॉडी को एक साइड लेफ्ट साइड या राइट साइड करके छोड़ दें तो दिस विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग, ये लेफ्ट टू राइट टू एंड फ्रो मोशन चालू हो जाएगा। तो मान लिया जाए कि इस बॉडी को लेफ्ट या राइट करके छोड़ दिया तो ये ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा, लेफ्ट एंड राइट। जैसे ये पेन है, ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा। अगर इस एक्सिस के अबाउट छोड़ दे तो इट विल ऑसिलेट इन दिस वे। वैसे ही ये पूरी की पूरी बॉडी ऑसिलेट करेगी। तो ये जो लाइन दिख रहा है ड्यूरिंग ऑसिलेशन, ये लाइन कभी इधर आएगा, कभी लेफ्ट में जाएगा, कभी राइट में जाएगा। तो किसी इंस्टेंट पे मैं बता रहा हूँ, किसी इंस्टेंट पे मान लीजिए कि ये वाली लाइन ऐसे दिख रही है, यानी बॉडी जब डिस्प्लेस हो गया। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मीन पोजीशन। इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन को बता रहा है। ये बता रहा है डिस्प्लेस्ड पोजीशन, displaced position of the body, वर्टिकल से ये जो एंगल है इसको थीटा मानिए, और ये जो पॉइंट C है ड्यूरिंग ऑसिलेशन यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा C डैश, ये रहा। O और C के बीच का डिस्टेंस जो है OC, डिस्टेंस बिटवीन point of suspension and distance between point of suspension and center of mass of the body। इसको हम लोग जनरली स्मॉल एल एज्यूम कर लेते हैं। O से C तक का डिस्टेंस, दिस इज L, यानी O से C डैश, दिस इज आल्सो इक्वल टू O C डैश। डायग्राम में बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। नाउ दिस इज ऑसिलेटिंग, दिस बॉडी इज ऑसिलेटिंग। तो किसी भी इंस्टेंट पे इसका ये पोजीशन है डिस्प्लेस्ड पोजीशन। इस समय इस ऑब्जेक्ट का कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन को मैं मान रहा हूँ अल्फा। अगर डिस्प्लेसमेंट राइट साइड है, एंगुलर एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड होगा, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी अल्फा। अल्फा और थीटा एक दूसरे का अपोजिट है। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट, अच्छा टोटल पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट टोटल टॉर्क हम लोग देखेंगे कि किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो है वहां पे हिंज रिएक्शन लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ से एक्सिस पास कर रहा है। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ही एक्सिस पास कर रहा है। एक्सिस ऑफ द बॉडी, एक्सिस of rotation is passing through point O। ये तो डायग्राम में सभी लोग समझ रहे होंगे। Total weight of the body in displaced position will act through point C dash in vertically downward direction, that is mg। ये आर्बिट्ररी बॉडी है, आर्बिट्ररी बॉडी ऑफ मास m, ऐसा हम लोग assume कर रहे हैं। तो इसका वेट जो है mg, इट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अगर टॉर्क लिया जाए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट, तो जो भी हिंज रिएक्शंस यहाँ पे होंगे, एक्सिस से जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, उसका टॉर्क 0 हो जाएगा। मगर mg का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, आप लोग बताइए। mg will produce a torque clockwise or anti-clockwise? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। थीटा का जस्ट अपोजिट हो गया।
torque produced by mg is clockwise, which is just opposite to theta. So in displaced position we are going to take torque. एक मिनट आप लोग, mg को मैं क्या कर रहा हूँ ऊपर इस डायग्राम में थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, मैं डायग्राम दोबारा से यहाँ बनाते रहूँ। देखिए ये था ओरिजिनल डायग्राम, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये वाली लाइन इक्विलिब्रियम वाली लाइन है और ये डिस्प्लेस्ड पोजीशन है। यहाँ पे पॉइंट ओ लिया, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यहाँ पे ओ डैश है, दोनों के बीच का सेपरेशन एल है, ये ओ डैश नहीं है सी था। दिस पॉइंट वाज सी, सेंटर ऑफ मास, ओ और सी के बीच में डिस्टेंस एल। ड्यूरिंग ऑसिलेशन सी पॉइंट यहाँ पहुंचा सर्कुलर पाथ पे, इसको मैंने लिखा सी डैश। यहाँ से वेट mg इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, mg का डायरेक्शन हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेट ऑफ द बॉडी। इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड अगर किए तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेट mg ऑफ द बॉडी, vertically downward. It is passing through center of mass C dash in displaced position C dash. ये O से C dash का डिस्टेंस है L और वर्टिकल के साथ ये एंगल है थीटा। तो if we take torque about point of suspension that is O, then torque will be I about point of suspension into alpha. Alpha is angular acceleration. Torque is clockwise. mg का torque clockwise. Torque due to mg is clockwise. एंड यहाँ से हिंज रिएक्शंस होंगे, उसका टॉर्क हो जाएगा जीरो, तो उसको यहाँ पे नहीं दिखा रहा है क्योंकि वो जीरो हो गया। mg का टॉर्क होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, r परपेंडिकुलर इनटू वेट mg, that is equal to I about O into alpha, and now we are applying a negative sign. क्यों नेगेटिव साइन? थीटा जो है एंटी क्लॉकवाइज, डिस्प्लेसमेंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड टॉर्क इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थीटा का डायरेक्शन है इधर, वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा है, और टॉर्क है ठीक उल्टा ऐसे, टॉर्क ड्यू टू mg, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, mg का डायरेक्शन ये रहा वर्टिकली डाउनवर्ड, और जिस पॉइंट पे आप टॉर्क ले रहे हैं वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुआ, दिस इज r परपेंडिकुलर। ये वाला डिस्टेंस कैसे मिलेगा? ये एंगल है थीटा, यहाँ से ये है L, तो r परपेंडिकुलर हो जाएगा L साइन थीटा। यहाँ से एक्सप्रेशन बन गया L साइन थीटा इंटू mg is minus I naught into alpha. तो फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स अल्फा यानी कि d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस mgl बाई आई नॉट, mgl बाई आई नॉट इंटू थीटा। साइन थीटा को मैंने थीटा कर दिया फॉर स्मॉल थीटा, फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट sin theta became theta, so mgl theta divided by I naught. This is equation of angular simple harmonic motion, angular SHM। इसलिए टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई mgl by I naught, mgl divided by I naught, और टाइम पीरियड हो गया 2 पाई रूट ओवर I naught अपॉन mgl, I naught अपॉन mg। This is time period of oscillation of the component. I naught यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? I naught जो है, this is moment of inertia of the body,
moment of inertia of the body about point of suspension. Moment of inertia of the body about POS. POS means point of suspension. जिस point के about oscillation हो रहा है body. अब आप लोग ये देखिए कि ये पॉइंट तो हम लोगों ने सेलेक्ट किया है अपनी मर्जी से. सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज अ फिक्स पॉइंट. सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं अनलेस अनटिल उसमें मास में कुछ चेंजेस किया जाए या शेप में चेंजेस किया जाए या कुछ कटिंग किया जाए या कुछ ऐड किया जाए. अगर बॉडी एज इट इज किसी भी पोजीशन में रखें तो उस बॉडी के अंदर जो सेंटर ऑफ मास है उसका लोकेशन इधर उधर नहीं होगा, फिक्स रहेगा. लेकिन O को हम अपनी मन मर्जी कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं. यानी O और C के बीच का डिस्टेंस, ये जो स्मॉल l दिख रहा है, ये चेंज हो सकता है. और आप इस इक्वेशन में देखिए अगर स्मॉल l में चेंज आया देन टाइम पीरियड विल आल्सो चेंज. तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा इस बॉडी के अंदर जिसके अबाउट O को अगर उस पॉइंट के अबाउट लगाएं, बॉडी को उस पॉइंट के अबाउट सस्पेंड करें तो टाइम पीरियड विल बिकम मिनिमम. Condition for minimum time. P minimum. जो टाइम पीरियड था उसको मिनिमम होने का क्या कंडीशन होगा? कंडीशन फोर जो अभी फिजिकल पेंडुलम था उसका टाइम पीरियड मिनिमम होने का क्या कंडीशन है? देखिए डायग्राम तो पिछला वाला ही रहेगा. इस तरह का केस था. सेम डायग्राम हम लोग लेंगे. ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन था O, यहाँ पे था C, दोनों के बीच का डिस्टेंस L और डिस्प्लेस्ड पोजीशन में ऐसा C डैश यहाँ, ये एंगल थीटा और mg यहाँ से काम कर रहा था. ये था डायग्राम. टाइम पीरियड हम लोगों ने कैलकुलेट किया 2 पाई अंडर रूट I about O divided by mgl. Now this time period is dependent on the distance L. Time period of oscillation is dependent on this L. O और C या O और C डैश के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंडेंट. हमें इसको मिनिमाइज करना है. तो ये टाइम पीरियड है 2 पाई रूट ओवर I नॉट बाई mgl. अब सब लोगों को याद होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम. I about O पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से क्या होना चाहिए? युवराज बताइए. I about O सही बताया संभवी ने. ICM प्लस MD स्क्वायर होता है. M और जो O से पास हो रहा है एक्सिस और C से जो पास हो रहा है एक्सिस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है L. तो D की जगह लिखेंगे D स्क्वायर की जगह L स्क्वायर हो गया. बस इतना सिंपल तो है. और ICM को रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में लिखें तो उसको लिखते थे हम लोग MK स्क्वायर प्लस ML स्क्वायर, वेयर K इज रेडियस ऑफ गायरेशन. याद होगा सभी को. So this is equal to MK square plus ML square.
इस फॉर्म में चेंज कर देने से मास एम कैंसिल हो जाएगा। अब ये पूरा वैल्यू यहाँ डाल दें तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट एम कैंसिल, तो यहाँ हो गया एम के स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर, उसके बाद कैंसिल कर देंगे एम जी एल। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एम तो कैंसिल हो ही गया, एल से डिवाइड भी कर दे रहे हैं तो के स्क्वायर बाई एल प्लस एल इंटू 1/g, ऐसा हो गया। जी को यहीं छोड़ दिया, एम इंटू एम पूरा कैंसिल और एल से डिवाइड किया तो के स्क्वायर बाई एल प्लस एल। अब आप ये देखिए कि टाइम पीरियड एल पे डिपेंडेंट, डायरेक्ट रिलेशन टी और एल में, और हम लोग जानना चाहते हैं टी मिनिमम। फॉर टी मिनिमम वी कैन टेक हेल्प ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। फॉर टी मिनिमम डी टी अपॉन डी एल, क्योंकि टाइम पीरियड जो है एल पे डिपेंडेंट है, डी टी बाई डी एल शुड बिकम जीरो। इसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो करेंगे इस एक्सप्रेशन को। आप सब लोगों को याद होगा मैक्सिमम मिनिमम का प्रोसेस। इस टर्म का डेरिवेटिव लेके जीरो करेंगे, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको मैं कर दे रहा हूं पहले बाहर। नाउ डी डी एल ऑफ के स्क्वायर बाई एल प्लस एल पावर हाफ वाज जीरो। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ये तो कांस्टेंट है, तो आरएचएस में चला गया, जीरो हो गया ये। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए चेन रूल लगाना होगा, के स्क्वायर बाई एल प्लस एल टी पावर हाफ टी ऑफ के स्क्वायर बाई एल प्लस एल इंटू डी डी एल ऑफ के स्क्वायर बाई एल प्लस एल। दिस इज इक्वल टू जीरो। सो नाउ एक्सप्रेशन इज के स्क्वायर बाई एल प्लस एल को अगर आप एक्स मान लेते हैं तो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स। एक्स माना था के स्क्वायर बाई एल प्लस एल। कैन रिमेम्बर, ये याद होगा आप लोगों को कि टी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर हाफ या रूट एक्स, ये होता है 1/2 रूट एक्स। उसी को मैंने यहाँ यूज इनटू, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1/l है, के स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और 1/l का डेरिवेटिव हो जाता है -1/l स्क्वायर, तो के स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस एल का डेरिवेटिव हो गया 1 बराबर जीरो। ये पूरा का पूरा आरएचएस में चला जाएगा, जीरो हो जाएगा। So now equation is minus k square by l square plus 1 equals 0. Therefore, k square by l square equals 1. So k square equals l square. Therefore, expression आ गया l equals k. यानी लेंथ l की वैल्यू, लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता इसलिए l बराबर k लिया गया। That is k equals plus minus l. Therefore, final expression is k equals l. Length l नेगेटिव नहीं ले सकते, यानी k इक्वल्स l करेंगे तो t जो है मिनिमम हो जाएगा। टाइम पीरियड मिनिमम करने के लिए l का वैल्यू रेडियस ऑफ गायरेशन के इक्वल करना है, इसलिए मिनिमम टाइम पीरियड का इक्वेशन जो आ जाएगा t मिनिमम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, इस फॉर्मूले से हम लोग इसको यूज करें, ये वाला फॉर्मूला। फाइनल फार्मूला जो था टाइम पीरियड का यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इस फॉर्मेट में जो था फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, t इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट 1
1/g k स्क्वायर बाई एल प्लस एल, यहाँ से ये वाला फॉर्मूला। अब k इक्वल्स एल हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई रूट ओवर k बराबर एल करें, अगर एल को भी अगर k लिख दें तो यहाँ k, यहाँ k 2k/g हो जाएगा, 2k/g, k इक्वल टू एल। और 2 पाई अंडर रूट 2l/g। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि ये एल क्या था, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, ये था एल का वैल्यू। टाइम पीरियड का फाइनल फार्मूला आ गया था 2 पाई अंडर रूट 1/g k स्क्वायर बाई एल प्लस एल। यहाँ से एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। पहले आप लोग ये सिंपल पेंडुलम का डायग्राम देखिए, इसको समझिए। ये लेंथ एल है, ये पेंडुलम का बॉब है, इसका रेडियस है आर। तो इसका सेंटर जो है ये ऑसिलेट करता है, ये सर्कुलर पाथ ट्रैक पे, नियरली सर्कुलर पाथ पे ये ऑसिलेट करता है। एंगल कम होने की वजह से हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन पाथ एज्यूम कर लेते हैं। इसका सेंटर जो एक सर्कुलर पाथ पे चलता है, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो हो गया एल बाय एल प्लस आर, एल प्लस आर, यानी ये हो गया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन POS। सब लोग ध्यान दीजिए जरा, दिस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन POS। और इसका जो ये सेंटर है जो इस लाइन पे घूमता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। यानी सस्पेंशन पॉइंट से इसके पेंडुलम बॉब के सेंटर का डिस्टेंस, ये जो कैपिटल एल है। तो टाइम पीरियड हम लोग लिखते हैं 2 पाई रूट ओवर l/g, उसमें यही वाला लेंथ होता है कैपिटल L/g। ये डिस्टेंस एक्चुअल में लेना है सस्पेंशन पॉइंट से बॉब के सेंटर का डिस्टेंस। बॉब एकदम छोटा हो तो आर को निगलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये हो। एक्चुअल में ये लेना है, जब हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यही डिस्टेंस लेते हैं। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, ये जो डिस्टेंस हुआ लेंथ ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम का लेंथ यही होता है सस्पेंशन पॉइंट और सेंटर ऑफ ऑसिलेशन के बीच का डिस्टेंस। एल क्या बताता है टाइम पीरियड में, ये एल क्या बता रहा है, यही डिस्टेंस, ये जो टाइम पीरियड एल क्या इंडिकेट कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। तो इससे अगर इसको कंपेयर किया जाए तो वी कैन राइट इट इक्विवेलेंटली, ऐसा लिख सकते हैं। इससे अगर कंपेयर करें तो 2 पाई अंडर रूट l/g, कैपिटल एल किसकी जगह पे लिखा गया, k स्क्वायर बाई एल प्लस एल, इसकी जगह पे। रेडियस ऑफ गायरेशन भी मीटर में होता है, यानी इसमें इसको अगर एल से रिप्लेस कर दें तो ऐसा ही फॉर्मूला आ गया सिंपल पेंडुलम वाला। इसलिए इस एल का यहाँ पे क्या नाम होता है, इक्विवेलेंट लेंथ, इसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ फिजिकल पेंडुलम। क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द पेंडुलम, तो आपसे यही पूछा जाता है कि मतलब
फिजिकल पेंडुलम का कितना वैल्यू, लेंथ का कितना वैल्यू, कितना लेंथ लिया जाए, इसकी वैल्यू कितनी रखी जाए जो कि सिंपल पेंडुलम के लेंथ के इक्विवेलेंट है। यहाँ जो एल बाई जी है, यहाँ इसको भी एल बाई जी बना दें तो ये लेंथ कितना होना चाहिए, यानी के स्क्वायर बाई एल प्लस एल का वैल्यू कितना होना चाहिए। इसी का नाम है लेंथ ऑफ, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द पेंडुलम।